एपिसोड 2 मुंबई रंधावा पैलेस। आया एक आलीशान कमरे के अंदर खड़ी थी जो दिखने में सच में काफी खूबसूरत था। वही उसके साथ सानिया जी और माया जी जो उसके साथ आए थे अब तक जा चुके थे। ये था आया का खुद का रूम इस पैलेस में। आया को एक तरह से इस वक्त बहुत कुछ मिल गया था। एक प्यार करने वाला परिवार एक तरह से उसको मिला था, लेकिन अरविंद की बातों ने इस तरह उसके दिमाग में अभी घर कर रखा था कि वो चाहकर भी दूसरी चीजों में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। इधर अरविंद चेक लेकर विला पहुंचे। इस वक्त लिविंग एरिया में आरती, सुनैना, सना थी। अरविंद भी वहां आए, जिस पर आरती तुरंत चहक कर उनसे बोली, अंडरस्को हुआ काम अरविंद। इस पर अरविंद वही सोफे में बैठे, फिर वो 30 लाख के चेक को आरती के हाथ में रखते हुए बोले, अंडरस्को फाइनली एक मुसीबत टली और जाते जाते 50 लाख रुपये दे गई। कहते हुए उनके चेहरे में एक सरकास्टिक मुस्कान आ गई। वही सना और आरती, जिनको पहले से सारी बातें पता थी, वो भी स्माइल करने लगी, लेकिन सुनैना, जिसको ये सब बारे में कुछ नहीं पता था, वो बीच में ही बोली, अंडरस्को 1 मिनट, कौन मुसीबत टली और जाते जाते 50 लाख रुपये भी दे गई। इस पर अरविंद ने सुनैना के बालों में अपने हाथ चलाए, फिर कहा, अंडरस्को माय प्रिंसेस, अब आया तुम्हारे करियर के बीच में नहीं आएगी, क्योंकि उसको अब दुनिया की सबसे बड़ी और रॉयल फैमिली ने गोद ले लिया है। कहते हुए उसने शुरुआत से लेकर अंत तक सारी बातें सुनैना को बता दी। अगले ही पल सुनैना हैरत के मारे फैल गई। उसको सच में यकीन नहीं हो रहा था कि आया अब यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि उसको रंधावा परिवार ने गोद ले लिया है। लेकिन सुनैना तो यही सोच रही थी कि चलो मिस्टर रॉय तो गया और पता नहीं कहाँ गया, लेकिन फिर भी आया ने 50 लाख रुपये दिलवा ही दिए। फिर वो ये बात सुनकर भी थोड़ा सुकून में थी कि कम से कम आया वहां भी सुकून से नहीं रहेगी, क्योंकि आया को अरविंद मास बता दिया है कि राकेश रंधावा मधु मतलब उसकी मां का कातिल है, जिससे वो सुकून के बजाय अभी बदले में उतरेगी। और एक बात थी तो उनकी नज़र में क्लियर थी कि आया अगर इस मैटर में कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करेगी तो उसे रंधावा परिवार अपने परिवार से निकाल देगा। जिसके बाद उन्होंने भी सोचा था कि वो आया को यहाँ भी नहीं रहने देंगे, जिसके बाद उसकी जिंदगी बद से बदतर बन जाएगी। लेकिन ये होगा कि नहीं, ये कोई नहीं जानता था। रात का वक्त। रंधावा परिवार में इस वक्त सभी डिनिंग एरिया में डिनर के लिए मौजूद थे, सिवाय आया और रेयान के। माया जी ने सानिया जी की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को सानिया आया कहाँ है। इस पर सानिया जी बोली, अंडरस्को आ ही रही है माँ, अब फैमिली में सबके साथ सेट होने में, घुलने मिलने में उसे कुछ वक्त तो लगेगा ही। हाँ, फिर उसके साथ खन्ना परिवार में कोई उतना अच्छे से बिहेव भी नहीं करता था, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। राकेश जी भी बोले, अरे भाई, सब ऐसे ही बातें करते रहेंगे या कोई आया को बुलाएगा, मुझे भी देखना है कि मुझसे लड़ने वाली है कौन। लेकिन उनकी बात को बीच में काटते हुए विहान बोला, जो इस घर का छोटा बेटा है वही, जिस पर सब हंसने लगे। वही माया जी ने एक मेड को आया को बुलाने भेजा, मेड भी चली गई। थोड़ी देर में आया भी मेड के साथ आ गई। उसने इस वक्त टी शर्ट और ट्राउजर पहना था, जिसमें वो काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। सभी की नजर आया पर गई, लेकिन आया उनको देखकर स्माइल करने लगी। वही विहान के मुंह का तो मुंह ही खुल गया था आया को देखकर। अचानक से उसके मुंह से निकला, अंडरस्को कितनी हॉट है यार। उसके इतना कहने भर से सभी घरवाले उसी को देखने लगे। विहान ने भी जब गौर किया कि उसने किस मौके पे कौन सी बात बोल दी है, तो वो तुरंत अपनी बात बदलते हुए बोला, अंडरस्को आई मीन मेरी बहन है, टीयर्स ऑफ जॉय। लेकिन सच में उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उसके फैमिली ने गोद लिया है वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है, जितनी खूबसूरत उसने आज तक किसी को नहीं देखा। वही आया को सानिया जी ने अपने पास आने का इशारा किया, तो वो सानिया जी के बगल में वाले चेयर में बैठ गई। वो चेयर एकदम विहान के चेयर के ऑपोजिट थी, जिससे सबसे पहले आया की नजर विहान पर गई, जो उसे ही देख रहा था। अब सानिया जी बोली, अंडरस्को आया, ये विहान है हमारा छोटा और नटखट बेटा। इस पर आया ने अब अपने हाथ को हैंडशेक के लिए बढ़ा दिया। उसे ये देख विहान खिसियाते हुए उसके हाथ से अपना हाथ मिलाते हुए बोला, अंडरस्को काफी खूबसूरत हो तुम। अब आया ने भी एक स्माइल के साथ कहा, अंडरस्को थैंक्स। इस पर विहान अपने दांत दिखाकर खिसियाकर हंसने लगा। सभी घरवाले बेचारे विहान की हालात देख रहे थे, जिस पर राकेश जी उसकी पीठ पर थपथपाते हुए बोले, अंडरस्को विहान बेटा, ये हमारी बेटी है, उस हैसियत से तुम्हारी बहन ओके, और तुम्हारा रिश्ता पहले ही लीजा के साथ जुड़ चुका है।
ये सुनते ही विहान ने झट से अपनी नजर आया पर से हटाई और कहने लगा, अंडिस्को, डैड गंदी बातें नहीं करते वरना लिजा मुझे गंदे नाली का कीड़ा बना देगी। सभी उसकी बात पर हंसने लगे। आया भी अब मुस्कुरा रही थी। अब सभी डिनर करने लगे। थोड़ी देर के बाद जब रणविजय जी की नजर अपने हेड चेयर के बगल वाले चेयर पर गई जो खाली थी, वो बोले, अंडिस्को, आज भी रेयान गायब है यहां से। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता है? इस पर विहान तुरंत बोला, अंडिस्को, भाई को मीटिंग थी सो डोंट वरी, वो आ जाएंगे। जिस पर एक पल रणविजय जी ने उसे घूरा लेकिन कुछ कहा नहीं। अब सभी डिनर करने लगे और अपने अपने रूम में चले गए। आया के दिमाग में अभी तक विहान का उसको यूं देखना घूम रहा था। कहीं उस दिन यही मेरे साथ रूम में तो नहीं था। सोचते हुए उसने अब डिसाइड किया कि वो अभी जाकर उससे पूछेगी कि उस दिन वो उसको ऐसे क्यों देख रहा था। यही सोचते हुए आया अपने रूम से निकल गई। उसने देखा सब सो गए हैं। दिन में उसने सबका रूम देख लिया था लेकिन थर्ड फ्लोर नहीं गई थी और उससे कहा भी गया था कि वो बस थर्ड फ्लोर में ना जाए क्योंकि वहां सबका जाना मना था। वो इस घर के बड़े बेटे का साइड था। उसे थोड़ा अजीब लगा कि आखिर ऐसा क्या है जो ऐसे अलग फ्लोर, लेकिन फिलहाल उसे विहान से बात करना था जिसके कारण वो सीधा विहान के रूम के बाहर आ गई और उसके रूम के बाहर खड़ी होकर उसके रूम का डोर नॉक की। अगले ही पल विहान ने डोर ओपन किया लेकिन अगले ही पल वो आया को अपने सामने देख थोड़ा सा हड़बड़ा गया। अंडिस्को, आया तुम? उसके मुंह से बस यही निकल पाया। वही आया के आईब्रोज आपस में फिर से जुड़ गए। वो अब रूम के अंदर आई डायरेक्ट और थोड़ा कड़ी आवाज में बोली, अंडिस्को, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे थे? मैं बता दे रही हूं, मुझे ऐसे वैसे घूरने या देखने की जरा भी हिम्मत नहीं करना। इस पर विहान जो पहले एकदम हड़बड़ा गया था वो खुद को संभालते हुए बोला, अंडिस्को, वाओ, तुम तो वॉरियर हो। आया जो उसकी बात को सुन रही थी उसे थोड़ा अजीब लगा उसकी बातों को सुनकर और वो कुछ उससे और पूछ पाती कि तब तक विहान जानबूझकर बेड में गिर गया, फिर खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लिया। एक तरह से वो ऐसा आया के सवालों से बचने के लिए ही कर रहा था। आया भी अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो सीधा रूम से बाहर निकल गई और एक नज़र थर्ड फ्लोर पर गई। उसने अब एक गहरी सांस लिया और कुछ सोचकर सीधा टेरेस में चली गई। उसे इस वक्त कुछ देर चांद की रोशनी को देखने की चाहत थी, जिस वजह से वो टेरेस में आए तो उसने देखा कि टेरेस बहुत खूबसूरत है। वो वही झूले में बैठ गई, फिर एक टक चांद को देखने लगी जिसकी रोशनी सीधा उसके चेहरे में पड़ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे अपने हाथ को ही आगे बढ़ाकर झूले में झूलने लगी। उसे काफी अच्छा फील हो रहा था, जैसे मानो सारे सुख उसको अभी मिल रहे हो। वही तभी किसी की तेज कदमों की आहट उसके कानों में पड़ी, जिसकी आहट से ही उसने अपनी आंखें खोल दी और जल्दी से झूले से उठकर खड़ी हो गई और उस ओर देखने लगी जिधर से ये आहट आ रही थी। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से ऊपर आते हुए एक स्ट्रांग पर्सनालिटी में पड़ी। वो जल्दी से उस आदमी का चेहरा बिना देखे अपने आप को पिलर के पीछे छिपा ली। पता नहीं क्यों इस आहट भर से वो बुरी तरह से डर चुकी थी और उसकी धड़कनें एकदम तेज हो गई थी। वो खुद के दिल में हाथ रखकर खुद को शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी कोशिश नामुमकिन थी। वही वो स्ट्रांग पर्सनालिटी वाला शख्स आया और सीधा टेरेस के रेलिंग से टिक कर खड़ा हो गया। उसके हाथ में वाइन की बोतल थी और उसे एंजॉय कर रहा था। उसकी नीली आंखें चांद को एक टक देख रही थी और उस चांद को देख उसके चेहरे में एक सुकून की लकीरें खिंचे हुई थी। तभी उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज पड़ी, जिससे वो पीछे पलटा तो अगले ही पल आया सीधा उसके सामने गिरने को हुई कि उसने उसकी कमर में हाथ डालकर खींच लिया, जिससे वो सीधा उसके सीने से जा लगी। उसने कसकर अपनी मुट्ठी में उसकी शर्ट को भिंचा और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उस शख्स की ठंडी नजर अभी भी आया के चेहरे से लेकर उसके सुर्खिले होठ, प्यारा सा चेहरे पर थी। अगले ही पल उसने वाइन की बोतल को वहीं पर गिरा दिया, जिसके कांच टूटने की आवाज से आया और ज्यादा सहर गई और फिर और ज्यादा उसके सीने से चिपक गई। वही वो शख्स अब धीरे धीरे उसके कमर को सहलाते हुए उसके चिन को पकड़ते हुए उसके चेहरे को ऊपर की तरफ होल्ड करके एक पूरी नजर उसके चेहरे को देखता है। अभी भी आया की आंखें बंद थी और उसकी मुट्ठी उसके शर्ट को भींची हुई थी। अगले ही पल उसने झुककर अपने ठंडे होठ आया के होठों में रख दिए। आया के होठ अभी भी उस आदमी के होठ से मिले हुए थे।
लगभग 5 मिनट के बाद उस शख्स ने आया के होठों को छोड़ दिया, फिर एक टक उसके चेहरे को देखने लगा। वही आया की नज़र भी अब उस शख्स में थी। वो हैरत से उसको देख रही थी। आप तो वही है ना जो गोल्डन हॉट होटल में आए थे? मैंने आपको वहां गार्डन में देखा था, लेकिन आपने अभी मुझे किस क्यों किया? आप कौन है? कहते हुए आया ने एक साथ 2-3 सवाल उस शख्स के सामने रख दिए। वही उसने एक झटके में आया को राउंड किया और सीधा रेलिंग से लगाकर एकदम ठंडी आवाज में बोला, अब महबूबा मैं वही हूं। तुम सही हो, लेकिन मैंने तुम्हें किस किया क्योंकि मेरा तुम पर हक है। कहते हुए वो सीधा निकल गया, लेकिन आया तो बस उसको देखती रह गई। ये अब कौन है? क्या यही रेयान रंधावा है? और इन्होंने मुझे महबूबा क्यों कहा? सोचते हुए उसने अपना दिमाग झटका और सीधा सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। उसकी नज़र 3rd फ्लोर पर गई जहां वो शख्स उसको दिख रहा था। अब वो कंफर्म थी कि ये शख्स इस घर का बड़ा बेटा रेयान रंधावा है। वो सीधा रूम में चली गई, लेकिन उसके दिमाग में पहले क्या क्या चल रहा था। मैं ये सारी बात उनके घरवालों को बता दूंगी कि उन्होंने पहली मुलाकात में ही मुझसे ऐसी हरकत की। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है? मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने उनको पहले भी देखा है। हाँ, देखा तो था उस दिन गोल्डन हॉट में। यही सब सोचते हुए वो बेड में लेट गई, लेकिन अचानक से उस रात की याद उसके दिमाग में धुंधली धुंधली घूमने लगी। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी मुठ्ठियां भींची और सोने की कोशिश करने लगी। इधर 3rd फ्लोर के रूम में रेयान इस वक्त बेड में पेट के बल लेटा हुआ था। वो इस वक्त शर्टलेस था और उसके ख्यालों में सिर्फ इस वक्त आया का ख्याल घूम रहा था। महबूबा महबूबा महबूबा, ओ तो तुम ही हो जिसे फैमिली ने गोद लिया है। ग्रेट, अब तुम हमेशा मेरे नजरों के सामने रहोगी। कहते हुए उसके चेहरे में एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अपने पिलो को चेहरे में धका, फिर सरगोशी में सांस लेने लगा। नेक्स्ट डे सभी इस वक्त डिनिंग एरिया में बैठे थे। आया भी शांति से बैठी थी और उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वही राकेश जी की नज़र फिर से हेड चेयर के बगल में खाली पड़े कुर्सी ने गई तो वो बोले, सानिया देख लो, आज भी आपका लाडला गायब है। हाँ, तो मेरे लाडले को कोई काम होगा इसलिए नहीं आया, सानिया जी भी झट से बोली। लेकिन अगले ही पल सबके कानों में एक अट्रैक्टिव वॉइस पड़ी, मॉम का लाडला प्रकट हो गया है डैड। ये सुनते ही सबके चेहरे में स्माइल आ गई और सब उसी ओर देखने लगे। सबके चेहरे में एक प्राउड वाली स्माइल थी, लेकिन आया के अंदर पता नहीं क्यों इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना सर उठाकर देख सके। वही वो लड़का रेयान ही था। आप सीधा आया और हेड चेयर मतलब रणविजय जी के चेयर के बगल में बैठ गया, लेकिन उसकी नज़र एकदम से आया पर पड़ी। वो देख पा रहा था कि आया शांति से सूप पी रही है। ये देखते ही उसके चेहरे में एक डेविल स्माइल आ गई। लेकिन अगले ही पल रेयान कुछ सोचकर बोला, मॉम, दादी जी, दादाजी, डैड और विहान, ये नई गर्ल कौन है? जरा मुझे भी इंट्रोड्यूस कराइए। इस वक्त उसके चेहरे में शरारत साफ झलक रही थी। लेकिन ये सुनते ही आया के हाथ से चम्मच छूट गई और वो हल्का सा सरक गई और खांसने लगी। राकेश जी जो उसके बगल में बैठे थे वो उसके पीठ पर अपने हाथ फेरने लगे। शांत बेटा, शांत। आया भी गला पकड़ कर खांस रही थी। वो खुद को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। वही रेयान की भावें आपस में जुड़ी हुई थी। थोड़ी देर में आया शांत हो गई और वापस से अपनी मुंडी नीचे करके खाने लगी। वही सब जब उसको शांत देखा तो माया जी बोली, ये आया है जिसे हमने इस घर की बेटी के रूप में गोद लिया है। इस पर रेयान अब कुछ नहीं बोला और अपनी नजरें नीचे किए हुए ही आया को देखने लगा। थोड़ी देर में सबने ब्रेकफास्ट कर लिया तो अब राकेश जी बोले, आया, मैंने तुम्हारा एडमिशन मास्टर के 1st ईयर में करा दिया है। तुम्हारी बुक्स वगैरह भी आ गई है। आज से तुम विहान के साथ कॉलेज जा रही हो। एंड वन मोर थिंग विहान, और तुम एक ही क्लास में हो। आया सारी बातों को बहुत गौर से सुन रही थी। वही विहान के तो मन में तो लड्डू पक रहे थे कि आखिर वो अब आया के साथ कॉलेज जाएगा। वो जल्दी से बोला, ओ माय गॉड, मैं इस हॉटी आया के साथ कॉलेज जाऊंगा। सब मुझे देख के जलेंगे, अब मजा आएगा। आया ने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। वही रेयान अब उठा और सीधा रूम की तरफ जाते हुए बोला, आज से मैंने सोचा है मैं भी कॉलेज कंटिन्यू करूंगा, सो आया मेरे साथ जाएगी, दैट्स इट। कहते हुए वो चला गया। वही इस पर माया जी बोली, तब तो ये और भी अच्छी बात है, रेयान के साथ तुम और ज्यादा एकदम सेफ हो।
लेकिन आया का मुंह बन गया था, वो भी उठकर रूम में चली गई। वही विहान बेचारा अपने उदास मन को लिए अकेले ही कॉलेज के लिए निकल गया। वही आया भी अपने बैग को लेकर आए। सानिया जी ने उसे दही शक्कर खिलाई क्योंकि आज उसके कॉलेज का पहला दिन था। फिर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। आया भी उनके साथ साथ सभी घरवाले के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ली। फिर बोली, अंडरस्को, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं कॉलेज टाइम के बाद जोशी इंडस्ट्रीज अपने काम में जा सकती हूँ। इस पर रणविजय जी मुस्कुराते हुए बोले, अंडरस्को, हाँ जरूर बेटा, तुम जा सकती हो। पढ़ाई के साथ तुम अपने करियर में भी फोकस करो। तुम्हें यहाँ पूरी प्रायोरिटी एंड फ्रीडम है। तुम अपनी मर्जी की मालिक बन सकती हो। आया ने भी एक प्यारी सी स्माइल पास की, फिर पार्किंग एरिया की तरफ आ गई। वो अब पार्किंग एरिया में खड़ी रेयान के आने का इंतजार कर रही थी। वो बार बार अपनी वॉच में टाइम देख रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा उसकी स्क्रीन में आरव का नाम फ्लैश हो रहा है। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन एक बार फिर उसका फोन रिंग हुआ। इस बार उसने कॉल पिक की। फिर अगले ही पल उसने कॉल पिक की। दूसरी तरफ से आवाज आए, अंडरस्को, आया तुम कहाँ हो और तुम कल ऑफिस भी नहीं आई थी। आरव की बात सुनकर आया ये अच्छी तरह से समझ गई थी कि आरव को अभी तक सुनैना ने शायद उसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया है कि उसको रंधावा फैमिली ने गोद ले लिया है। इसलिए उसने भी अभी उसको कुछ बताना सही नहीं समझा। वो बोली, अंडरस्को, मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। अब मैं ऑफिस कॉलेज के बाद आऊंगी। लेकिन तुमने मुझे ये बात बताई नहीं। आरव भी एकदम हैरानी से बोला, जरूरी नहीं हर बात बताई जाए। वेल BYY मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ। आया ने एकदम रुडली कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था। वो इस वक्त खुद में ही एकदम गुम थी। उसके ख्यालों के बारे में किसी को पता लगा पाना अभी मुश्किल था। थोड़ी देर के बाद उसके कानों में एक अट्रैक्टिव आवाज पड़ी, अंडरस्को, माय महबूबा, अपने छोटे से दिमाग में ज्यादा लोड मत दो वरना वो बॉम्ब की तरह फट जाएगा, जो मुझे शायद अच्छा नहीं लगेगा। इस आवाज को सुन आया अपने होश में आए और वो अब घूर घूर कर रेयान को देखने लगी। ये महबूबा महबूबा क्या लगा रखा है आपने? ने आपकी महबूबा नहीं हूं, मेरा नाम आया खन्ना है। आया अब झुंझलाते हुए बोली। लेकिन रेयान ने कोई जवाब नहीं दिया। अब अगले ही पल रेयान ने कार का डोर ओपन किया और आया शांति से कार में बैठ गई। रेयान भी ड्राइविंग सीट में बैठा। फिर कार अब सीधा हवाओं में बातें करते हुए उड़ी जा रही थी। आपसे मैं पहले कहीं मिली हूं क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे पहले मिल चुकी हूं और हमारी मुलाकात कोई आसान मुलाकात नहीं थी। आया अब एक टक रेयान का चेहरा देखते हुए बोली। वही इस पर रेयान के चेहरे के एक्सप्रेशन और कोल्ड हो गए। अंडरस्को, ऑफ कोर्स महबूबा, हमारी मुलाकात कोई आसान मुलाकात नहीं थी, वो बहुत टिपिकल मुलाकात थी। कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली और फिर एक नजर आया को देखकर कहा, अंडरस्को, आई डोंट नो महबूबा, वेल कॉलेज में किसी से ज्यादा घुलने मिलने की कोई जरूरत नहीं है। कोई काम हो सीधा मुझे कहना या विहान से, जितना दूर हो सके विहान से भी रहना। और लड़कों से बातें तक क्या उनके अगल बगल भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना अंजाम तुम्हारा हक में नहीं होगा। ये सुनते ही आया बुरी तरह उसे घूरने लगी। अंडरस्को, लेकिन मैं आपकी बात क्यों सुनो? आप होते कौन है मेरे ऊपर अपनी हुकूमत चलाने वाले? इस पर रेयान अचानक से कर पर ब्रेक लगाते हुए एकदम ठंडा आवाज में बोला, अंडरस्को, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, चाहे वह मौत के मुंह में ही जाना क्यों ना हो। इस पर आया अब और ज्यादा उसे घूर रही थी। अंडरस्को, भले ही मुझे आपकी फैमिली ने गोद लिया है, लेकिन मैं अभी भी अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मेरे पास ये प्रायोरिटी है कि मैं अपने हक में फैसला ले सकती हूँ। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने ज्यादा मुझ पर अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश की तो कल रात आपने मेरे साथ क्या किया था मैं यह आपकी फैमिली को बता दूंगी। सो डोंट अंडरस्टिमेट में। क्या बताओगी महबूबा कि मैंने तुम्हें किस किया? बताओ, फिर तुम सबसे अपनी नजरें कैसे मिलाओगी? एंड मुझसे कोई सवाल करेगा तो मैं कह दूंगा कि तुम मुझे सेड्यूस कर रही थी, फिर तुम अपना देख लेना। कहते हुए उसने अचानक से कार स्टार्ट की और फिर से उसकी कार हवा में बातें करने लगी। थोड़ी ही देर में कार मुंबई यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में रुकी। ये यूनिवर्सिटी रंधावा ग्रुप के अंदर ही आती थी। यहाँ रेयान का जो ओहदा था वो सबसे हटके था। हर कोई रेयान की एक झलक पाने के लिए यहाँ तड़पता था, बस तब तक जब तक उसके खतरनाक रूप से वाकिफ ना हो। रेयान कॉलेज बहुत कम आया करता था। उसे ज्यादातर बिजनेस और अपने मामलों में ही रहना पसंद था।
लेकिन आज वो सिर्फ आया की वजह से कॉलेज आया था। बॉडीगार्ड ने आकर कार का डोर ओपन किया। रेयान कार से बाहर आया। बॉडीगार्ड जैसे ही आया की तरफ कार का डोर ओपन करने के लिए गया, वैसे ही रेयान ने उसे अपना हाथ दिखाकर वहीं पर रोक दिया। बॉडीगार्ड भी एकदम से रुक गया। वही वो आगे बढ़कर अब खुद आया की तरफ कार का डोर ओपन करता है और आया का कार से बाहर आए। पूरा कॉलेज इस वक्त यह सीन देख रहा था। वही आया ने जैसे ही कॉलेज का नाम पढ़ा, उसे थोड़ा सा अंदर से अजीब लगा। वह मन में ही अंडरस्को, ओ माय गॉड, इसी कॉलेज में तो सना और सुनैना भी पढ़ते हैं। ये सोचते ही आया का माइंड एकदम से ब्लैंक हो गया। इसी कॉलेज में सुनैना और सना पढ़ते थे। सना इस वक्त ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में थी, तो वही सुनैना मास्टर्स के फाइनल ईयर में थी, मतलब वह रेयान के ही क्लास में थी। आया सोच ही रही थी कि रेयान की कड़क आवाज उसके कानों में पड़ी, अंडरस्को फॉलो मी। मुंबई यूनिवर्सिटी। आया रेयान के कहे मुताबिक बस उसके पीछे पीछे चली जा रही थी और पूरा कॉलेज उसको रेयान के पीछे यूं चलता देख रहा था। ज्यादा कोई आया को नहीं जानता था कि वो एक मॉडल भी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में उसका नाम कभी किसी भी इंडस्ट्रीज की तरफ से मैगजीन तक में नहीं आया था। और ज्यादा कोई ये भी बहुत कम ही लोग जानते थे कि आया अरविंद खन्ना की बेटी है। अरविंद ने हमेशा ही उसे खुद से दूर रखा था। उसे उसने मीडिया के सामने भी ज्यादा नहीं लाया था, जिस वजह से मीडिया में भी किसी को नहीं पता था कि आया उनकी बेटी है। ज्यादातर सभी यही जानते थे कि सुनैना खन्ना और सना खन्ना ही सिर्फ अरविंद खन्ना की बेटी है। इस वजह से यहाँ कॉलेज में भी ज्यादा लोगों को ये नहीं पता था कि आया खन्ना कौन है। आया रेयान के पीछे पीछे चली जा रही थी। रेयान इस वक्त कॉल पर किसी से बात कर रहा था। पूरा कॉलेज उन्हें देख रहा था। सभी की आंखें हैरानी से बड़ी थी। आखिर जिस लड़के के सामने आज तक किसी लड़की के जाने की हिम्मत नहीं हुई थी, अभी उसके पीछे एक लड़की थी और वह काफी सिंपल नॉर्मल नजर आ रही थी। कॉलेज के लगभग वहां मौजूद सभी लड़कों की नजर आया पर इस कदर टिकी हुई थी जैसे वह अभी उसे अपने पास ले आए। आखिर आया थी ही इतनी सुंदर। वही सभी लड़कियां आया को रेहान के साथ देखकर उस जल बुनकर राख हो रही थी। हालांकि उन्हें पता नहीं था रेयान और आया का रिश्ता क्या है, लेकिन सभी ये तो देख पा रहे थे कि वह रेयान की कार से आई थी। रेयान ने खुद उसके लिए कार का डोर ओपन किया था। ये बहुत काफी था उन लड़कियों के लिए। वही विहान अपनी गर्लफ्रेंड लीजा देसाई के साथ खड़ा था। लीजा विहान के गालों पर अपने फिंगर फेरते हुए बोली, अंडरस्को विह यू बेबी, हु इज शी? रेयान ब्रो के साथ वो लड़की कौन है? इस पर विहान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अंडरस्को लीजू बेबी, ये लड़की नहीं भाभी है मेरी, आई मीन रेयान भाई की पसंद और उनकी महबूबा। ये सुनते ही लीजा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वह एकदम से एक्साइटेड होकर उछलते हुए बोली, अंडरस्को ओ माय गॉड, तुम सच कह रहे हो? फाइनली रेयान ब्रो को कोई तो पसंद आ गई, वरना तो इन्हें ब्रह्मचारी बनकर ही रहना था। कहते भी उसके एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। विहान भी उसकी एक्साइटमेंट देखकर हंस पड़ा। वहीं रेयान और आया कॉलेज कैंपस में पहुंचे। आया को अब समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस ओर जाना है, इसलिए वह सीधा रेहान के सामने आए और बोली, अंडरस्को रेयान, आप प्लीज मुझे मेरा क्लास बता दीजिए। आया की बात पर रेयान, जो कॉल पर अभी तक बात कर रहा था, उसने कहा, अंडरस्को कॉल यू बैक लेटर। कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर टेढ़ा मुड़कर पहले आया को देखा और फिर वहां मौजूद सभी लड़कियों को। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। उसने कहा, अंडरस्को माय महबूबा, तुम्हें कॉलेज बताने से पहले इन सबको कुछ बताना जरूरी है। तुम्हें मेरे साथ देखकर इन्हें खुशी नहीं हो रही है? इन्हें खुश करना तो जरूरी है ना? कहते हुए उसने एकदम से आया का हाथ थाम लिया। आया अभी भी शॉक्ड थी, उसे रेयान के इरादे पता नहीं थे। अभी वही रेयान अब सब की तरफ पॉइंट करके बोला, अंडरस्को ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, एंड मीट माय गर्लफ्रेंड आया। फिर वो थोड़ा कड़क लहजे में बोला, अंडरस्को आज के बाद अगर किसी ने नजर उठाकर इसकी तरफ देखने की भी औकात की, उसकी नजर वहीं पर फोड़ दूंगा, सो अंडरस्टैंड। कहते हुए वो सीधा आया की तरफ पलटा और बोला, अंडरस्को महबूबा, चलो मैं तुम्हारा क्लास दिखाता हूँ। कहते हुए वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। लेकिन आया अभी तक ना समझी में बस रेयान को ही देखे जा रही थी। वहीं कॉलेज में ये सुनते ही एक अलग सा तहलका मच चुका था। आज ये पहली बार था जब रेयान ने किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस कराया था।
वह भी पूरे कॉलेज के सामने। आज तक कोई लड़की रेयान के सामने क्या उसे नजर उठाकर तक बात नहीं की थी, और जिसने भी कोशिश की थी उसका बहुत बुरा हाल किया था रेयान ने। बेबी अब हमें भी चलना चाहिए आई थिंक, कहते हुए विहान ने लीजा के कमर में हाथ डाला और दोनों क्लास की तरफ चले गए। वही रेयान आया के क्लास के बाहर खड़ा था और ठंडी नजरों से आया के झुके हुए सर को देख रहा था। आया अब तक ये तो समझ चुकी थी कि रेयान उसके ऊपर अपना प्रेशर बना रहा है। तभी रेयान की ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी, अंडरस्को माए महबूबा, तुम्हें मेरे साथ ही घर जाना है। अगर मैं ना रहूं उस वक्त तो मेरा इंतजार कर लेना, लेकिन अगर अकेले जाने की हिम्मत भी की तो। कहते हुए उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वही आया अब अपनी छोटी सी मुंडी उठाकर अपने दांत पीसते हुए उसे देख रही थी। मुझे कॉलेज के बाद ऑफिस जाना है अपने, सो मैं ऑटो से चली जाऊंगी। फिर सो थोड़ा सा ठहर कर बोली, अंडरस्को लेकिन मैं आपकी बात क्यों मानूं? मैं एक बात गौर कर रही हूं, जब से मैं पैलेस में आई हूं तब से आप मुझ पर बस अपना प्रेशर बनाए जा रहे हैं। आप मुझे समझ क्या रहे हैं? इस पर अचानक से रेयान ने उसके कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे आया सीधा उसके चेस्ट से जा टकराई। अब दोनों की नजर आपस में मिली हुई थी। अब रेयान धीरे से उसके एयरलोब को बाइट करते हुए कहा, अंडरस्को महबूबा, तुम ऑफिस जाओ या कहीं और मेरे बगैर नहीं जा सकती हो। लेकिन आप वहां नहीं जा सकते हैं। मुझ पर सवाल उठेंगे कि आपसे मेरा क्या रिश्ता है, फिर मैं सबको क्या जवाब दूंगी? आया भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली। महबूबा, कह देना तुम्हारा कोई परवाना आशिक है। रेयान भी बिल्कुल बेफिक्री से बोला, लेकिन सब आया के खोपड़ी से पार था। उसने एक झटके में उसके सीने में हाथ रखकर उसको धक्का दिया और सीध क्लासरूम के अंदर इंटर हुई। रेयान बस अपना चेहरा एक और टेढ़ा झुकाए अपनी सिटी की धुन में मशगूल हो जाए। वही आया ने देखा थर्ड लास्ट बेंच खाली है। वह सीधा जाकर उस बेंच पर बैठ गई। पूरे क्लास के लड़के उसे घूर रहे थे इस वक्त, और लड़कियां भी, लेकिन आया उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। उसने अपने बुक्स निकाली और सीधा उसे देखने लगी। तभी क्लासरूम के अंदर विहान और लीजा इंटर हुए। आया ने भी विहान और लीजा को आते हुए देखा, लेकिन उसने कोई एक्सप्रेशन पास नहीं किया। विहान और लीजा आया के ही क्लास में पढ़ते थे। वही लीजा अब सीधा आया की तरफ बढ़ गया। विहान ने लीजा की तरफ को इशारा किया और सीधा जाकर वह दूसरे बेंच पर बैठ गया। वही लीजा अपने बैग लेकर सीधा आया के बेंच के पास आई और अपना बैग उसके बैग को हटाकर रखकर बोली, अंडरस्को हे मिस, तुम जो कोई भी हो, ये बेंच मेरा है, लीजा देसाई का, सो हटो यहां से। लीजा की बात पर आया एक नज़र अपनी बैग को देखी और फिर एक नज़र लीजा को। अच्छी वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। वो पूरी तरह से वेस्टर्न ड्रेस और वेस्टर्न हेयर स्टाइल में थी। उसका रंग भी किसी अंग्रेज से काम नहीं था। आया अब खड़ी हुई और बोली, अंडरस्को तुम जो कोई भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बेंच किसका है वो तो इसमें नाम नहीं लिखा है। लेकिन चलो है भी तो क्यों है, और मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? वेल मैं बता दूं तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ तो अब बैठूंगी, सो मैं यहाँ से नहीं हटाने वाली। तुम चाहो तो दूसरे बेंच पर जाकर बैठ सकती हो, एज योर विश। आया बोली। वही आया के चेहरे पर आज बोल्डनेस देखने को मिल रही थी। वही लिजा बस अंदर ही अंदर स्माइल किए जा रही थी। एक तरह से वो विहान के साथ प्लान करके यहाँ आई थी, लेकिन ये बात आया को कहाँ पता थी। अब लिजा थोड़ी सी ओवर एक्टिंग पर उतरते हुए बोली, अंडरस्को आया राइट। अभी रयान रंधावा ने तुम्हें आया कहा था। ओके तो मिस आया, तुम जानती हो पूरे क्लास में किसी की भी तेज आवाज से मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं होती। इस कॉलेज की ट्रस्टी के फ्रेंड की बेटी हूं, तुम पहली हो जो मुझसे इस तरह बात कर रही हो। इस पर आया उसे बुरी तरह घूरने लगी। आया को पता था ये कॉलेज रंधावा ग्रुप के अंडर में आता था और इसके ट्रस्टी भी रंधावा ग्रुप थी। आया को समझते देर नहीं लगी थी कि ये लड़की रंधावा ग्रुप के किसी फ्रेंड की बेटी है। तुम अगर रंधावा ग्रुप के फ्रेंड की बेटी हो तो वो तुम्हारे लिए बेटर बात होगी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आया भी कड़क आवाज के बोली। हालांकि आया जानती थी कि इस वक्त रंधावा सर की बेटी बन चुकी थी, लेकिन उसे शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी तो अब तक उसने अपनी मिस यूनिवर्स की पहचान छुपा कर रखी थी हर किसी से। लेकिन आया ये बात को जानती थी कि वो ज्यादा दिन अपने इस पहचान को नहीं छुपा सकती है, क्योंकि मिस यूनिवर्स होना कोई छोटी बात नहीं है। और अगर ऑर्गेनाइजेशंस ने उसे मिस यूनिवर्स बनाया है तो उसे वर्ल्ड के सामने रिवील होना पड़ेगा।
भले ही कुछ पलों के लिए उसने अपनी पहचान छुपा ली थी, लेकिन ये खेल उसका ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था और आर यह भी जानती थी कि अगर वो अपनी मिस यूनिवर्स की पहचान यहाँ पर रिवील कर दे तो हर किसी का मुंह बनकर बंद रह जाए, किसी को भी यकीन नहीं होगा कि वो सच कह रही है। लेकिन असल बात तो ये थी कि आया सिर्फ अपने परिवार के चलते अपनी पहचान रिवील नहीं करना चाहती थी। खन्ना ग्रुप को अगर पता चल जाता है या जोशी ग्रुप को कि आया मिस यूनिवर्स है तो वह उसका भरपूर फायदा उठा सकती थी। आया जानती थी कि दोनों इंडस्ट्रीज उसके ही थ्रू अपना नाम ऊंचा करने की कोशिश करेंगे, जो आया अब इतने बड़े धोखे के बाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आया किसी अबला नारी की तरह नहीं थी जो अपने ऊपर होते हुए सारे जातियों को सहेगी। उसके लिए सिर्फ एक ही नियम लागू होता था, जो उससे धोखा करेगा वो उसे धोखा करेगी और जो वह उससे बदला लेगा वह उससे बदला लेगी। इस नियम में तो आया की पूरी जिंदगी रुकी थी और ब्यूटी ऑफ द ब्रेन का टैग उसे ऐसे ही नहीं मिला था। खैर, लीजा अब देख सकती थी कि आया बहुत ज्यादा हाइपर हो रही है। लीजा ने उसे और ज्यादा चिढ़ाने के लिए उसके बैग उठाया और सीधा जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर अब आया बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वहीं विहान ने तो अपने चेहरे पर हाथ रख लिया, जैसे यह उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। अबे, ये पागल लड़की ये क्या कर रही है? मैंने तो बस आया को हल्का सा परेशान करने को कहा था, पर उसने तो उसका बैग ही फेंक दिया। अगर अब ये शिकायत भाई के पास जाएगी तब तो मैं भी गया काम से, ये भी गई कम से, पूरा कॉलेज गया काम से। कहते हुए विहान का दिमाग बुरी तरह सटक रहा था। वही आया इतनी ज्यादा हाइपर हो चुकी थी जिसका कहना नहीं है, लेकिन वो कॉलेज के फर्स्ट डे कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। उसने इज्जत से लीजा का बैग बेंच से उठाया और लीजा के हाथ पर थमा दिया और फिर अपना बैग जमीन से उठाकर उसे वापस से बेंच में रखकर बैठ गई और शांति से खुद को शांत करते हुए बोली, अंडर्स प्लीज, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती हूँ, आप दूसरी बेंच पर जाकर बैठ जाएं। ये देखते ही लीजा के चेहरे पर मुस्कान आई। पूरा क्लास हैरत भरी नजरों से यह सीन देख रहा था। हर कोई जानता था कि लीजा थोड़ी सबसे ना घूमने मिलने वाली लड़की थी, लेकिन सब ये भी जानता था कि अगर लीजा किसी से घुल मिल जाती तो सबसे ज्यादा घुल मिलती थी। वही वो आया के एक्सप्रेशन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। वह शांति से आया के बगल में अब बैठी और अपना बैग वहीं पर रखकर अपने बैग से एक चॉकलेट किट निकालकर आया की तरफ करते हुए बोली, अंडर्स मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? ये सुनकर आया एकदम से हैरान हो गई। वह कभी लीजा को देखते तो कभी उसके बैग को या कभी उसके चॉकलेट को, मतलब उसके बगल में बैठी लड़की इस वक्त उसके समझ के बाहर हो रही थी। मुंबई यूनिवर्सिटी। लीजा आया के सामने चॉकलेट किट लेकर बैठी थी और बड़े ही उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। वही विहान ये सीन देखकर एकदम से उछल पड़ा था। उसे अब जैसे लग रहा था कि लीजा अब सब कुछ संभाल लेगी। लीजा भी कोई कम रिप्यूटेड फैमिली से नहीं बिलोंग करती थी और वो रंधावा फैमिली के फैमिली फ्रेंड देसाई फैमिली से बिलोंग करती थी, जिनका बिजनेस रंधावा फैमिली के साथ ही चलता था और उनके बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग भी थी। आया कुछ सोच ही रही थी कि उसके कानों में लीजा की आवाज फिर से पड़ी, अंडर्स हे मुशायरा, आई मीन आया, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? एक पल लिए ये मुशायरा अपने लिए लीजा के मुंह से सुन आया हंसने लगी। लीजा भी हंस रही थी। फिर वह एकदम से लीजा को देखने लगी। इस वक्त लीजा की नजरों में उसे सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और साफ नजर आ रहा था। उसे देखकर नहीं लग रहा था कि लीजा इस वक्त उसके साथ कोई प्रैंक या मजाक कर रही है। वह भी हल्का सा मुस्कुराई और उसके हाथ से वह चॉकलेट किट लेकर बोली, अंडर्स तुमसे ये चॉकलेट किट मैं सिर्फ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आज तक मुझे इतने प्यार से किसी ने कुछ नहीं दिया है। थैंक यू सो मच लीजा, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करूंगी। कहते हुए उसने एक्साइटेड के साथ लीजा के हाथ से अपना हाथ मिला दिया। अब ये सीन पूरा क्लास देख रहा था। सबकी नजर उन पर ही पड़ी हुई थी पल भर के लिए कि दोनों लड़ते लड़ते अब दोस्त बन चुकी थी। अब हर कोई यह जान चुका था कि आने वाले कुछ ही दिनों में आया इस कॉलेज की लाइमलाइट बनने वाली है और शायद आया इस चीज को बिलोंग भी करती थी, क्योंकि कॉलेज के पहले ही दिन उसकी दोस्ती कॉलेज की क्रूल लड़की, किसी से ना घुलने मिलने वाली लड़की लीजा से हो गई थी। ऐसे ही लीजा ने अब बताया कि वो विहान की गर्लफ्रेंड है और वो उससे प्रैंक करने आए थे, जिस पर आया को थोड़ा बुरा भी लगा क्योंकि उसने फ्लो में आकर कुछ ज्यादा ही लीजा को बोल दिया था। खैर, क्लासेस एंड हुई। इरा देख पा रही थी कि पूरे कॉलेज में उसे सना और सुनैना कहीं भी नजर नहीं आए है।
उसे एक तरह से इस बात की खुशी भी थी कि वह दोनों यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन क्यों मौजूद नहीं है ये बात उसे जाननी भी थी। चूंकि लिजा से उसकी दोस्ती हो चुकी थी और लीजा ग्रेजुएशन से इस कॉलेज में पढ़ रही थी, इसलिए उसने कॉलेज के बाहर जाते हुए लिजा से पूछा, अंडरस्को लिजा, क्या तुम इस कॉलेज में सुनैना खन्ना और सना खन्ना को जानती हो? इस पर लीजा बुरी तरह मुंह बनाकर कुछ सोची, फिर बोली, अंडरस्को तारांकन, हाँ, इस कॉलेज में सना खन्ना और सुनैना खन्ना नाम की दो बहनें तो है, अलग अलग क्लास में है, लेकिन मुझे वो दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पैसों की लालची चीप लड़कियां हैं वो। आया भी उसकी बात पर एग्री करती थी, लेकिन वह उसे बता नहीं सकती थी कि वह दोनों उसी की बहनें हैं। उसने बस उसे इतना पूछा, अंडरस्को वो दोनों आज कॉलेज नहीं आए हैं? इस पर लीजा थोड़ा सा चीढ़ते हुए बोली, अंडरस्को आयरा, तुम्हें इन फालतू लोगों से क्या काम है, छोड़ो इन्हें, ये कब कॉलेज आते हैं कब नहीं आते इनका कोई गारंटी नहीं है, इन्हें जिधर पैसे मिलते हैं उधर लुढ़कते रहते हैं, सो इग्नो। आया ने भी सर हिला दिया, उसकी बातों से उसे इतना तो पता चल चुका था कि आज वह दोनों कॉलेज नहीं आए हैं। आया को अभी जोशी एंटरटेनमेंट जाना था, लेकिन रेयान ने उसे सख्त मना किया था कि वह अभी कहीं नहीं जाएगी उसके बिना। लीजा और विहान एक साथ आया को बाय कहकर चले गए। वही आया कॉलेज कैंपस में खड़ी थी, उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वही कॉलेज में इस वक्त इक्का दुक्का ही लोग बचे थे जो आया को देख रहे थे। आया और नहीं रुक सकती थी, वह सीधा कॉलेज से बाहर आ गई। उसने ऑटो रुकवाया और सीधा ऑटो से निकल गई। उसने लगभग 25 मिनट की तरह रेयान का इंतजार किया होगा, लेकिन वह नहीं आया था। लेकिन अगले ही पल जैसी ही आया कॉलेज से निकली, उसी पल रेयान की कार कॉलेज के बाहर आकर रोकी। वो सीधा तेज कदमों से कॉलेज के अंदर इंटर हुआ, लेकिन आया उसे नहीं देखी। गुस्से से उसकी मुठियां भींच गई थी, क्योंकि उसने शक्ति से कहा था कि उसके बिना वह कहीं नहीं जाएगी। रेयान को पता था कि आया इस वक्त जोशी एंटरटेनमेंट ही गई होगी। वह सीधा जोशी एंटरटेनमेंट के लिए निकल गया। वही आया की ऑटो थोड़ी देर में जोशी एंटरटेनमेंट के सामने पार्क हुई। वो ऑटो से निकली, ऑटो वाले अंकल को पैसे देकर सीधा एंटरटेनमेंट के अंदर चली गई। उसने आरव को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वक्त ऑफिस आएगी। वो सीधा आरव के केबिन की तरफ चली गई। उसने आरव का केबिन का डोर नॉक किया। अंदर से आवाज आई, अंडरस्को कम इन। आया केबिन के अंदर गई। इस वक्त केबिन में सुनैना भी बैठी थी। आयरा ने एक नज़र सुनैना को देखा और फिर आरव को। वहीं आरव अब खड़ा हुआ और फिर आया से बोला, अंडरस्को सिट। आया भी बिना कोई जवाब दिए चेयर पर बैठी। सुनैना और आया अब दोनों एक दूसरे को देख रही थी। सुनैना ने अब आया के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया था कि उसे रंधावा फैमिली ने गोद ले लिया है। वहीं आरव बोला, अंडरस्को आया, तुम्हारा यह अचानक से कॉलेज जाने का डिसीजन मुझे कुछ समझ नहीं। इस पर आया पहले तो सुन्ना को देखी और फिर बोली, अंडरस्को मैं जोशी एंटरटेनमेंट से अपनी रेसिंग नेट लेटर चाहती हूँ। हाँ सुनते ही आरव के कान खड़े हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था आया ऐसा क्यों कह रही है। अंडरस्को आया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम हमारी कंपनी की कॉन्ट्रैक्टेड मॉडल हो, तुम बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती। तुम्हें पता है ना, बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से तुम्हें 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। इस पर आया बिल्कुल बेपरवाही से बोली, अंडरस्को आई डोंट नो, मैं तुम्हें 3 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कल सुबह तक रेसिंग नेट लेटर चाहिए। अब आरव को और ज्यादा हैरत हो रही थी उसकी बातों को सुनकर। मतलब ये कैसे हो सकता था कि आया 3 करोड़ रुपए देकर जोशी एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना चाहती है। और सुनैना और आरव के नज़र में तो आया के पास 3 करोड़ रुपए कहां से आएंगे देने के लिए। ये बहुत बड़ी बात थी। आरव की तो बोलती ही बंद हो गई थी। वो बोली, अंडरस्को आया, तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे पास 3 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? पागल मत बनो। इस पर आया ने सुनैना को एक नज़र देखा, फिर बोली, अंडरस्को सुनैना, ये मेरा और आरव का मैटर है। मैं जोशी एंटरटेनमेंट के साथ अब काम नहीं कर सकती हूँ। इस अब सुनैना गुस्से से बोली, अंडरस्को आया, अपनी औकात मत भूलो। मेरी औकात अब तुमसे बड़ी हो गई है, सो मैं पूरी बात करूं वरना चुप रहो। आया भी गुस्से से बोली। वही आरव अब सुनैना और आया जैसी दो बिल्लियों को लड़ते हुए देख रहा था। उसको अब गुस्सा आ रहा था। उसने जोर से कहा, अंडरस्को चुप रहो यार तुम दोनों। अब दोनों खामोश होकर आरव को देखने लगी। आया के दिल में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आरव के लिए फीलिंग थी, लेकिन वो उसको जाहिर नहीं होने दे सकती थी।
अब तीनों खामोश थे। अंडरस्को, आया तुम सीरियस हो? तुम सच कह रही हो? आया अब अपने हाथ फोल्ड करते हुए बोली। अंडरस्को, हाँ मैं सच कह रही हूँ, एंड हाँ मैं तुमसे अपना रिश्ता। इससे आगे वो कुछ कह पाता कि एक पियन हाफते हुए उसके कैबिन में इंटर हुआ और अनब्रेकेबल बोला। अंडरस्को, सर आर मिस्टर रेयान रंधावा आए हुए हैं। ये सुनते ही आरव की सांस ही अटक गई। वो एकदम से बोल पड़ा। अंडरस्को, उन्होंने बताया वो क्यों आए हैं और वो कहाँ है अभी? सर हमें नहीं पता, आप चलिए जल्दी वरना अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना तो। उसने डरते हुए अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। आरव ने अब उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं दिया और एक्सक्यूज मी बोलकर सीधा चला गया। वही सुनैना रेयान के ही क्लास में पढ़ती थी। वो रेयान के रुतबे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। वो भी उठी और आया को बुरी तरह घूर कर सीधा साहिल के पीछे पीछे चली गई। लेकिन एयरा तो अपनी कुर्सी में जमी बैठी थी। रेयान के आने का सुनकर उसे समझते देर नहीं लगी थी कि रेयान यहाँ उसकी ही वजह से आया है। वही आरव और सुनैना दोनों आए। रेयान इस वक्त ऑफिस के अंदर इंटर ही हो रहा था। उसके साथ उसके दो तगड़े तगड़े बॉडीगार्ड्स थे। रेयान ने अपने ब्लैक शेड्स चाहे थे। इस वक्त उसकी पर्सनालिटी कुछ अलग ही लग रही थी। आरव तुरंत सर झुकाकर बोला। अंडरस्को, सर आप यहाँ, कोई खास वजह? रेयान भी आया और वही सोफे में बैठा। फिर एक नज़र पूरा आरव को देखा जो उसके सामने सर झुकाए खड़ा था। वही सुनैना जल्दी से आगे आकर बोली। अंडरस्को, रेयान सर, मैं सुनैना आपकी ही क्लास में पढ़ती हूँ। रेयान ने उसको देखा और अगले ही पल एकदम ठंडी आवाज में बोला। अंडरस्को, मुझे याद नहीं। हालांकि उसे याद था लेकिन वो किसी को भी उसके मुंह में इज्जत नहीं देना पसंद करता था। वही सुनैना का मोह उतर चुका था। रेयान कोई छोटी चीज नहीं था जो वो कहीं भी कभी किसी के भी नजर में आ जाए। उसकी पॉवर इतनी थी कि जिस जगह में वो अपने कदम रख देता वो या तो तबाह हो जाता या तो हमेशा के लिए आबाद। एक सर्वेंट में आकर जल्दी से रेयान को वाइन पास किया लेकिन रेयान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अब आरव को जानना था कि आखिर रेयान यहाँ आया क्यों है। वो हल्की सहमी हुई आवाज में बोला। अंडरस्को, सर आपको कोई काम था? हम तो किसी को कह दिया होता, खुद आने की जहमत क्यों की? इस पर रेयान ने अपने शेड्स उतारे। अगले ही पल उसकी घायल कर देने वाली आंखें सुनैना और सबके सामने थी। एक पल के लिए तो सुनैना आरव का मैच रेयान से कराने लगी लेकिन ये बात सच थी कि रेयान की पैर की जूती भी नहीं था आरव। वही रेयान एक पूरी नजर पूरे ऑफिस में डाला फिर एकदम ठंडी और सर्द आवाज में बोला। अंडरस्को, वेयर इज आया? जैसे ही आरव और सुनैना ने ये सुना वो तो धक्का खा गए। मतलब रेयान रंधावा जैसा आदमी आया को क्यों ढूंढ रहा था? लेकिन मौके की नजाकत देखते हुए आरव तुरंत बोला। अंडरस्को, जी सर मैं अभी आया को बुलाता हूँ। कहते हुए वो अपनी कैबिन की तरफ आया को बुलाने के लिए पलटा ही होगा कि उसकी नज़र सामने से आ रही खुद में ही गुम आया पर पड़ी जो अपने में की कहीं खोई हुई नजर आ रही थी। आरव भी एक पल के लिए रुक गया। वही रेयान की नज़र भी आया पर टिकी। वो एक पल के लिए उसके इस मासूमियत को देखता ही रह गया। आया का ध्यान इस वक्त रेयान में बिल्कुल भी नहीं था। रेयान अब खड़ा हुआ और एकदम से जाकर आया के सामने खड़ा हो गया। आया को जब किसी की स्ट्रांग प्रेसेंस फील हुई तो उसने अपनी नजरें उठाकर देखी। अगले ही पल उसके मुंह से हैरत के मारे जोर से निकला। अंडरस्को, रेयान आप? उसके आवाज में सवाल साफ झलक रहा था। वही आरव और सुनैना के साथ पूरे ऑफिस के कान खड़े हो गए थे रेयान जैसे आदमी के लिए। आया के मुंह से सिर्फ रेयान सुनकर जहां हर तरफ रेयान को सब आर या सर बॉस कहते नहीं थकते थे और यहाँ जैसी मामूली लड़की जिसकी इज्जत उसके परिवार में भी नहीं थी वो रेयान को सिर्फ रेयान कह रही थी। वही रेयान और आया की नजरें आपस में मिली हुई थी। अंडरस्को, महबूबा मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम कहीं भी जाओगी मेरे साथ जाओगी, अब इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। उसने थोड़ा धीरे से ही कहा जिसे आया में सिवा किसी में नहीं सुना था। लेकिन आया एक ददम अपनी नजरें अड़ाकर रेयान को ही देखे जा रही थी। आप नहीं आए थे, मैंने आपका 25 मिनट इंतजार किया था। आया भी धीरे से बोली लेकिन रेयान ने अगले ही पल आया को अपने कंधे में उठा लिया। क्या सच में आया अपना कॉन्ट्रैक्ट जोशी एंटरटेनमेंट के साथ खत्म कर देगी? और वो ऐसा क्यों करेगी? मुंबई, जोशी एंटरटेनमेंट। रेयान एकटक आया को देख रहा था। अंडरस्को, मैंने 25 मिनट इंतजार किया था आपका, आप नहीं आए थे। महबूबा मैं नहीं आया तो तुम्हें और इंतजार करना चाहिए, राइट?
रेयान भी एक झटके में आया की कमर में हाथ डालते हुए बोला, जिससे आया सीधे उसके सीने से लग गई। वही रेयान ने अब एक झटके में आया को अपने कंधे में उठा लिया। ये सीन सबके लिए शौकने से भरी तो थी ही, बल्कि आया अब बुरी तरह से छटपटा रही थी खुद को रेयान से छुड़ाने के लिए। वो उसकी पीठ में अपने छोटे छोटे मुंह के बंधे मारे जा रही थी और कहे जा रही थी, अंडस को, रेयान क्या कर रहे हैं आप, मुझे नीचे उतारिए वरना मैं सच में माँ पापा दादी दादाजी को ये सब बता दूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन रेयान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सीधा कंपनी ले बाहर निकल गया। वही आरव और सुनैना की तो जैसे आधी दुनिया ही उजड़ने में आ गई थी ये सब देखकर। वो उसी पल उस सोफे में बैठा जहां रेयान बैठा था। सुनैना भी उसके बगल में धक्का खाकर गिर गई। अंडस को, सुनैना ये क्या था, क्यों लेकर गया ऐसे रेयान रंधावा आया को। इस पर सुनैना अब एकदम से बोली, अंडस को, आया को रेयान रंधावा की फैमिली रंधावा फैमिली में गोद ले लिया है, वो अब कानूनी तौर पर रंधावा फैमिली की मेंबर है। कहते हुए उसने सारी एक एक बात आरव को बताना शुरू कर दी। इधर रेयान आया को लेकर सीधा अपनी गाड़ी के पास आया। उसने आयरा को पैसेंजर सीट में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट में बैठकर वहां से निकल गया। आया बुरी तरह उसे घूर रही थी। वही रेयान के चेहरे पर गुस्से की झलक साफ देखी जा सकती थी। आपने मुझे ऐसे ऑफिस ने सबके सामने ऐसे उठाकर क्यों लाया, आया गुस्से से भड़कते हुए बोली। क्यों नहीं मैं लाता तुम्हें महबूबा, रेयान बड़े ही शांत भाव से बोला। वही इस पर आया भड़कते हुए बोली, अंडस को, अगर मैं ये आपकी फैमिली को बता दूं तो। इस पर रेयान हल्का सा टेढ़ा मुस्कुराया और फिर आया की तरफ देखकर बिल्कुल इमोशनल लेस बोला, अंडस को, क्या बताओगी, जरा एक्सप्लेन करना। रेयान की बात सुनकर अब उसका मन कर रहा था कि वह उसका सर फोड़ दे, लेकिन अफसोस इस वक्त वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपनी मुट्ठी खुद में ही बांधी और मन ही मन रेयान को हजार गालियों से सम्मानित करने लगी। वही थोड़ी देर में रेयान की कार रंधावा पैलेस के पार्किंग एरिया में रुकी। रेयान कार से बाहर आया और फिर विंडो के पास हल्का सा झुककर बोला, अंडस को, पनिशमेंट के लिए रेडी रहना, बहुत जल्द पनिशमेंट मिलेगी। कहते हुए वह सीधा तेज कदमों से पैलेस के अंदर चला गया। वही बॉडीगार्ड ने आकर कार का डोर ओपन किया। आया कार से बाहर आई और मुंह बनाते हुए पैलेस के अंदर गई। पैलेस के अंदर जाते ही माया जी सानिया जी जो इस वक्त लिविंग एरिया में ही थी, आया को आता देख वो तुरंत सानिया जी को प्यार से बोली, अंडस को, बेटा कैसा गया कॉलेज का पहला दिन। इस पर आया हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर बोली, अंडस को, बहुत अच्छा। वहीं सानिया जी फिर से बोली, अंडस को, अच्छा तुम फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। आया भी हाँ बोलकर रूम की तरफ चली गई। वह रूम में थी। थोड़ी देर में वह फ्रेश हुई और नीचे आए। सानिया जी ने पहले ही उसके लिए खाना लगवा दिया था। उसने खाना खाया और फिर आराम करने वापस अपने रूम में चली गई। रात का पहर आने को था और वह आराम कर रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जोशी एंटरटेनमेंट में हुआ सारा सीन चल रहा था। वह जानती थी कि इस वक्त आरव सुनैना का क्या हाल होगा। उस सीन को देखकर एक तरह से उसको अच्छा भी लग रहा था, लेकिन एक तरफ से उसको रेयान पर गुस्सा भी आ रहा था। वो करवट बदली ही थी कि उसका फोन बज उठा। उसने फोन में छपे नाम को देखा और अगले ही पल जल्दी से कॉल पिक की। उधर से आवाज आए, अंडस को, मैम नेक्स्ट मंथ आपका इंटरव्यू है। अब नेक्स्ट मंथ आपको किसी भी हाल में मीडिया के सामने रिवील होना पड़ेगा कि आप मिस यूनिवर्स है। हम इस बात को और ज्यादा नहीं छुपा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस वाले हमारे खिलाफ इससे जा सकते हैं, फिर आपसे मिस यूनिवर्स का ताज भी वापस लिया जा सकता है। आया ने ये सुना तो कुछ पल रुक कर वह बोली, अंडस को, कितने तारीख को है। इस पर कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आए, अंडस को, मैम तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही फाइनल होती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन ये कंफर्म है कि नेक्स्ट मंथ आपकी इंटरव्यू पूरे मीडिया के सामने होनी है। इस पर आया ने कहा, अंडस को, ठीक है मैं तैयार हूं, आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और खुद में ही बोली, अंडस को, बस 1 महीना है तुम्हारे पास आया, तुम्हें 1 महीना में सब कुछ क्लियर करना होगा और राकेश रंधावा को सबक भी सिखाना होगा। फिर वो थोड़ी रुक कर बोली, अंडस को, उसने तुम्हारी माँ को मारा है, तुम उसे ऐसे खुले बैल की तरह नहीं छोड़ सकती। कहते हुए उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी और सुकून दोनों के भाव नजर आ रहे थे। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ।
आया हल्की सी नींद में जा रही थी और इस आगोशी की वजह से उसे पता भी नहीं चला कि उसके रूम में कोई दाखिल हुआ है। फिर वो धीमी कदमों से उसके पास आगे बढ़ा। उसने देखा आया अभी सो रही है। ये देखते ही उसके चेहरे की स्माइल थोड़ी सी बड़ी हो गई। वो वही स्टूल में बैठा, फिर उसके सिर के पास अपना हाथ फेरने लगा। अंडरस्को, तुम दिन ब दिन पता नहीं क्यों पर मेरी सुकून बनती जा रही हो। तुम्हारे बिना अब जीना मुश्किल है। कहते हुए उसने धीरे से उसके माथे को किस किया। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही कुछ अलग लेवल के थे। वो कोई और नहीं बल्कि रेयान था। उसने उसके हाथ को पकड़ा, फिर अपने आंखों से लगाकर एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। लगभग 10 मिनट तक वो ऐसे ही रहा। फिर उसने उसके हाथ को छोड़ा और एक टक उसको देखने लगा। फिर वो स्टूल से खड़ा हुआ और फिर हल्का सा उसकी तरफ झुक गया। उसके दोनों हाथ इस वक्त आया के हाथों पर थे और आया बीच में बेड पर धंसी हुई थी। अगले ही पल आया ने अपने हाथों को मुट्ठी नींद में ही कसमसाते हुए बांधी और नींद में ही बड़बड़ाए, अंडरस्को, राकेश रंधावा, आपने मेरी माँ को मारकर अच्छा नहीं किया, मैं उसका बदला जरूर लूंगी, जरूर। कहते हुए वो एकदम से बेसुध हो गई। वही रेयान अब उसके चेहरे को देख रहा था। अंडरस्को, व्हाट डू यू मीन महबूबा कि मेरे बाप न तुम्हारी माँ को मारा है इसलिए तुम यहाँ आए हो? कहते हुए रेयान की भावें आपस में जुड़ गई। वो देख पा रहा था कि आया का गोरा चेहरा इस वक्त लाल नजर आ रहा था। वो एकदम से उस पर से हटा और एक नजर उसको देखकर रूम के बाहर चला गया। इस वक्त उसके दिमाग में आया के कहे शब्द गूंज रहे थे। वो सीधा गार्डनिंग एरिया में आ गया। फिर एक नजर उस खामोश चांद को देखकर किसी को कॉल मिला दिया। अंडरस्को, हासिम, आया खन्ना की फैमिली के बारे में एक एक बात सुबह तक मुझे बताओ, और हाँ, उसकी माँ को किसने मारा, कब मारा और क्यों मारा, ये सब कुछ। इस पर कॉल की दूसरी तरफ से हासिम बोला। अंडरस्को, ओके सर। रेयान ने अब कॉल कट कर दिया, फिर एक बार और चांद को देखने लगा। नेक्स्ट डे आया की नींद फोन कॉल की आवाज में खुली। वो उबासी लेते हुए उठी और उसने देखा तो अरविंद का कॉल था। आया ने कॉल पिक किया और कहा, अंडरस्को, गुड मॉर्निंग डैड। लेकिन अगले ही पल आया के कान में अरविंद की गुस्से से भरी आवाज पड़ी। अंडरस्को, आया, सुनैना से मैं क्या सुन रहा हूँ? रेयान रंधावा को तुम फंसाने नहीं गई हो वहां पर, तुम वहां मधु के कातिल से बदला लेने। ये सुनते ही उबासी लेती हुई आया एकदम से अपनी आंखें चमकाते हुए बोली, अंडरस्को, डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं। रेयान रंधावा से दूर रहो और बस अपने मकसद में फोकस करो। और हाँ, तुम जोशी इंडस्ट्रीज के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हो और तुम उसके लिए 3 करोड़ रुपये भी उसके लिए देने के लिए तैयार हो। कहाँ से लाओगी तुम 3 करोड़ रुपये? रंधावा फैमिली से लोगी। उनकी इस बात पर आया अब खुद को स्पीचलेस महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो रंधावा फैमिली से पैसे लेगी। लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं किसी को भी बता सकती थी। उसके पास खुद इतने पैसे हैं जो वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो मिस यूनिवर्स थी। आया, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। इस बार जब अरविंद को कोई जवाब नहीं मिला तो वो गुस्से से बोले। वही इस पर अब आया एकदम से कुछ सोचकर बोली, अंडरस्को, डैड, मैं रंधावा से पैसे नहीं ले रही, मुझे मेरी एक दोस्त उधार दे रही है। उसने कहा मैं इन फ्यूचर जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं उसे वापस लौटा सकती हूँ। इस पर अरविंद कुछ अब सोचकर बोले, अंडरस्को, लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। इन फ्यूचर तुम्हारे पास 3 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे, सोचा है तुमने कभी? रंधावा से बदला लेकर तुम वहां से निकल जाओगी और फिर हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम तुम्हें 3 करोड़ रुपए दे सके, और करियर में तुम इतना भी आगे नहीं बढ़ जाओगी जो तुम्हारे पास 3 करोड़ रुपए आ जाएंगे। कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सुनैना ने कल ही उन्हें ऑफिस में हुए सारे कारनामे के बारे में बता दिया था, जिसके बाद अरविंद को काफी गुस्सा आ रहा था। वही आया अरविंद की बात सुनकर गुस्से से लाल हो रही थी। डैड, मैं कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म करूंगी, लेकिन चलो आपकी बात मानकर कुछ पल रुक जाऊंगी। उसके बाद जब मेरी पहचान आएगी तब सभी खुद मेरे कदम में झुकेंगे। कहते हुए वह उठी और थोड़ी देर रुककर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। लगभग 1 घंटे के बाद सभी लोग डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट के लिए मौजूद थे। रेयान बार बार आया को देख रहा था, लेकिन आया उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। थोड़ी देर के बाद रेयान खड़ा हुआ और पार्किंग एरिया की तरफ जाते हुए बोला, अंडरस्को, आया, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। कहते हुए वो सीधा निकल गया। आया घूरकर उसको अब देख रही थी।
लेकिन वह कुछ नहीं कह सकती थी। थोड़ी देर के बाद ब्रेकफास्ट करके वह बाहर आए। रेयान इस वक्त अपनी कार की बोनट से टिककर खड़ा था। उसकी आंखों में ब्लैक शेड्स चढ़े थे जो काफी अच्छे लग रहे थे। वही आया आकर सीधा कार की पैसेंजर सीट में बैठ गई। रेयान भी कार में बैठा और अगले ही पल वह कार मुंबई की सड़कों में हवा को रौंदते हुए चल पड़ी। पूरी रास्ते खामोशी छाई रही। गाड़ी सीधा मुंबई यूनिवर्सिटी के कैंपस में रुकी। रेयान ने कार का डोर ओपन किया। आया कार से बाहर आई और सीधा अपनी क्लास की तरफ बिना कुछ बोले जाने लगी। वही रेयान पीछे से उसे रोकते हुए कड़क आवाज में बोला, अंडरस्को, आज तुम घर मेरे साथ जाओगी, दैट्स इट। कहते हुए उसकी कार एक पल में गायब हो गई। आया ने पलट कर देखा तो रेयान अब तक जा चुका था। वह भी एक गहरी सांस लेकर क्लास की तरफ बढ़ गई। क्लास में वह जैसे ही आई उसे कुछ हलचल सा महसूस हुआ। वह आज भी लिजा के साथ में ही बैठी थी। आयारा ने अपनी बैग को रखते हुए पूरे क्लास पर एक नजर डालकर लीजा से कहा, अंडरस्को, आज क्लास में इतनी चहल पहल क्यों है, कुछ खास बात है क्या? पर लीजा भी क्लास पर नजर डालते हुए मुस्कुरा कर बोली, अंडरस्को, माय स्वीटी, आया मुशायरा कुछ ही दिनों में कॉलेज की फीस्ट डे फंक्शन है। मतलब इस बार हमारे कॉलेज का प्लेटिनम जुबली मनाया जाएगा। पूरे 75 साल हो चुके हैं इस कॉलेज को। इस पर आएगा भी खुश होते हुए बोली, अंडरस्को, ओह वाओ, दैट्स अ ग्रेट, तब तो बहुत मजा आएगा। लीजा भी मुस्कुरा दी। अगले ही पल क्लास में विहान इंटर हुआ। उसने लिजा और आया को हेलो कहा और उनके बगल वाली डेस्क पर जाकर बैठ गया। ऐसे ही क्लास स्टार्ट हुई, ऐसे ही क्लासेस स्टार्ट हुई। इधर रेयान अपने केबिन में बैठा था। वह आया को कॉलेज ड्रॉप करने के बाद सीधा ऑफिस आ चुका था। उसने कॉलेज की क्लास अटेंड नहीं की थी। वह किसी से कॉल पर बात कर रहा था। अंडरस्को, क्या खबर मिली है? उसने काफी ठंडे आवाज में अपनी चेयर को राउंड करते हुए कहा। वहीं इस पर कॉल की दूसरी तरफ से हाशिम बोला, अंडरस्को, सारी डिटेल्स मुझे मिल गई है। मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था इसलिए आने में लेट हो रहा है। इस पर रेयान हल्का सा आई रोल करते हुए बोला, अंडरस्को, यू नो मिस्टर हाशिम, मुझे देर पसंद नहीं है। वेल 3 मिनट है तुम्हारे पास, जल्द से जल्द यहां पहुंचे। कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगले 3 मिनट के अंदर सच में यहां हासिम हफ्ते हुआ केबिन के अंदर इंटर हुआ। उसे देखकर रियान स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को, स्पीड काफी अच्छी है तुम्हारी, वेल डन, फ्यूचर में बच्चे पैदा करने में आसानी होगी। थैंक यू सर, हाशिम ने फिर से हफ्ते हुए कहा। लेकिन एक बार जब उसके रेयान की बात को गौर किया तो एकदम शांत हो गया। फिर रेयान की तरफ एक फाइल बढ़ा दी। रेयान ने उसे अब बोलने का इशारा किया। हासिम शांत हुआ और कहना स्टार्ट किया, अंडरस्को, सर, आयो मैम जब 4 साल की थी तब उनकी मॉम की डेथ हुई थी एक एक्सीडेंट में है। लेकिन वह एक्सीडेंट अरविंद खन्ना और उनकी दूसरी पत्नी आरती खन्ना ने मिलकर किया था, क्योंकि अरविंद से आरती शादी करना चाहती थी उस वक्त। लेकिन जब इस वक्त आया मैम के पैलेस आने से पहले अरविंद खन्ना ने उनसे झूठ कहा है कि मधु आया मैम की मां का मर्डर आपके डैड राकेश रंधावा सर ने कराया है, क्योंकि वो आया मैम को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। इसमें सच्चाई कहीं से भी नहीं है कि राकेश सर ने उनकी मां को मारा है, और आया मैम भी कहीं ना कहीं उनके जाल में फंसती जा रही है। इस पर रेयान ने उसे अब शांत रहने का इशारा किया। 2 मिनट के लिए एकदम खामोशी सी छाई रही और फिर रेयान बोला, अंडरस्को, आया की सिक्योरिटी और बढ़ा दो, किसी भी कीमत में उसे कुछ नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड। इस पर हासिम ने हाँ कहा। अब रेयान ने उसे जाने का इशारा किया। अगले ही पल वह चला गया। मुंबई। रेयान को अरविंद की सच्चाई पता चल चुकी थी कि उसने आया को सिर्फ रंधावा पैलेस भेजने के लिए उसे झूठ कहा है कि उसके डैड राकेश रंधावा ने आया की मां मधु का मर्डर किया है, बल्कि इसमें सच्चाई कहीं से भी नहीं थी। रेयान को ये बात पहले से पता थी कि अरविंद ने आया के लिए रंधावा फैमिली से 50 लाख रुपए लिए हैं, तो उसे इस बात को समझते ज्यादा देर नहीं लगी कि ऐसा सिर्फ उसने पैसों के लिए किया था, क्योंकि आया कभी नहीं आने के लिए मानती और उसे फिर वो 50 लाख रुपए कभी नहीं मिल पाते। माए महबूबा, अब तो तुम्हारे बाप को ये रेयान रंधावा अच्छे से सबक सिखाएगा और सारी सच्चाई भी तुम्हारे पास आज ही लाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। कहते हुए वह एकदम से खड़ा हुआ और तेज कदमों से सीधा केबिन के बाहर निकल गया। उसके आंखों पर शेड्स चढ़े थे जो उसे और भी हसीन बना रहे थे। इधर आया की सारी क्लासेस एंड हो चुकी थी और लास्ट में सभी स्टूडेंट्स को आधा घंटा रुकने को कहा गया था, क्योंकि कॉलेज की फीस्ट डे फंक्शन के में स्टूडेंट्स को प्रोग्राम के लिए सारे चीजों की इंफॉर्मेशन देनी थी टीचर्स को।
सारे स्टूडेंट इस वक्त क्लास में ही थे, तभी दो टीचर्स क्लास में इंटर हुई। सभी स्टूडेंट्स ने उन्हें गुड आफ्टरनून विश किया और टीचर्स ने अब कहा अंडरस्को सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है हमारे कॉलेज में फीस्ट डे फंक्शन अगले 10 दिनों के बाद है, तो उसके प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है। तो कोई इंटरेस्टेड है तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। ये सुनते ही बहुत से स्टूडेंट्स हुटिंग करने लगे। टीचर ने सबको शांत कराया और एक एक करके सभी स्टूडेंट टीचर के पीछे पीछे चल गए। लीजा भी जा रही थी, लेकिन उसने देखा कि आया अपनी जगह से हिल भी नहीं है। वो उससे बोली अंडरस्को आया तुम भी चलो, हमारे साथ मजा आएगा। विहान भी उधर से टपकते हुए बोला अंडरस्को यस आया तुम भी चलो, हमारे साथ बहुत मजा आएगा। और मैं तो कहता हूं कि तुम ड्रामा में पार्टिसिपेट करना। दोनों के दोनों आया को चलने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे। आया भी अब उन्हें मना नहीं कर पाई, वह भी उनके साथ चली गई। सभी ड्रामा क्लब पहुंचे जहां पर स्टूडेंट ड्रामा के लिए जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे वह थे उस ड्रामा क्लब में। आया की नज़र सना और सुनैना पर गई। सना और सुनैना की नज़र भी आया से टकराए। अंडरस्को दी आया यहाँ क्या कर रही है? सना ने तुरंत सुनैना से पूछा। वही इस पर सुनैना आया को बुरी तरह घूरकर अपने दांत पिसते हुए बोली अंडरस्को इसने भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, इसी कॉलेज में। ये सुनते ही सना का मुंह बुरी तरह से बन चुका था, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती थी। सभी को टीचर्स ने पे अटेंशन कहा और फिर ड्रामा क्लब के लिए एक डायरेक्टर को बुलाया गया था। उस डायरेक्टर से सभी स्टूडेंट्स को मिलवाया गया और डायरेक्टर ने अब स्टूडेंट्स को बताया कि इस बार फीस्ट डे में ड्रामा का क्या थीम होगा। डायरेक्टर के हिसाब से ड्रामा का थीम था बाजीराव मस्तानी और काशी का। सभी यह सुनते ही तेज तेज हुटिंग करने लगे, लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें पहले ऑडिशन देना होगा और फिर स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और फिर वही स्टूडेंट इस ड्रामा में रोल प्ले करेंगे। सभी स्टूडेंट्स ने हाँ कहा और फिर डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि उनके पास ऑडिशन देने का वक्त नहीं है, ऑडिशन उनका कल ही होगा। और फिर सभी स्टूडेंट्स की छुट्टी हो गई। लिजा और विहान जा चुके थे। वहीं आया कल के तमाशे को याद करके कॉलेज कैंपस में रेयान का इंतजार कर रही थी। लगभग 15 मिनट के इंतजार के बाद रेयान की कार आकर रुकी। आया ने घूर कर उसे देखा और सीधा पैसेंजर सीट पर बैठी। वही रेयान के चेहरे पर एक डेविली स्माइल थी। अंडरस्को क्या हुआ माय महबूबा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? रेयान ने जानबूझकर आया को चिढ़ाते हुए कहा, हालांकि उसे आया का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वहीं आया उसकी बात पर बोली अंडरस्को आपको उससे क्या मैं गुस्सा रहूं या कुछ भी रहूं? बहुत कुछ है महबूबा, तुम नहीं समझोगी। कहते हुए रेयान ने कार स्टार्ट की। कार अपनी रफ्तार से चल रही थी और आया कार विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी। वही रेयान की नज़र कभी आया पर जाती तो कभी सामने रास्ते पर। आखिरकार उसने कहा अंडरस्को मिस आया, तुम्हारे बाप ने तुमसे क्या कहा है कि मेरे बाप राकेश रंधावा ने तुम्हारी माँ का मर्डर किया है? जैसे ही आया ने ये सुना वह बुरी तरह परेशान हो गई। वो जल्दी से रेयान की तरफ पलटी और घबराई हुई नजरों से उसे देखकर हड़बड़ाते हुए बोली अंडरस्को नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसा किसने कहा? रेयान बिना आया की तरफ देखे बोला अंडरस्को रेयान रंधावा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाय द वे तुम्हें कुछ दिखाना है, शायद तुम मेरी कही गई बातों पर यकीन ना करो इसलिए। अब आया बार बार रेयान को देखे जा रही थी। वही रेयान ने कार को यू टर्न मारा और इसका होश आया को बिल्कुल भी नहीं था। अगले 10 मिनट के अंदर रेयान की कार एक बड़े से पैलेस के पार्किंग एरिया में रुकी। इस पैलेस के बाहर आर पैलेस लिखा था। रेयान ने कार का विंडो खुद ओपन किया और आया को अपनी गोद में उठाकर बाहर लाया। अंडरस्को यह आप क्या कर रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? उतारिए नीचे। आया छटपटाते हुए बस यही कह रही थी, लेकिन रेयान के चेहरे पर कोई मोशन नहीं थे। इस वक्त वो उसकी बातों को सुनने के मूड में भी नहीं था। अंडरस्को शट अप महबूबा। आया भी उसकी भारी आवाज सुनकर एकदम शांत हो गई। वही कहते हुए वो आया को लेकर सीधा पैलेस के अंदर इंटर हुआ। एक पल के लिए तो आया की नज़र पैलेस के अंदर टिक सी गई, क्योंकि पैलेस हद से ज्यादा खूबसूरत था। ये रेयान का प्राइवेट पैलेस था, जहां पर वो बहुत काम आया जाया करता था। यहाँ पर कोई सर्वेंट भी नहीं थे, लेकिन बॉडीगार्ड के सिक्योरिटी फुल टाइट थी। रेयान आया को लेकर एक मास्टर बेडरूम के अंदर इंटर हुआ। आया अभी भी उसे ही देखे जा रही थी। रेयान का चेहरा इस वक्त उसके बहुत करीब था।
वह देख पा रही थी कि रेयान कितना हसीन है। अगले ही पल रेयान ने आया को सीधा बेड पर पटक दिया। ये देखते ही आया बुरी तरह अपनी घबराई। उसके आंखों के सामने एक पल के लिए वो सीन घूम गया जब मिस्टर रॉय ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और उसने अनजाने में आकर किसी अजनबी के साथ रात बिताया था। ये सोचते ही आया के चेहरे पर पसीने के साथ साथ उसकी आंखों में आंसू भी भर आए थे। रेयान उसके एक्सप्रेशन को देख पा रहा था। वह काफी ज्यादा डरी हुई थी इस वक्त। अंडरस्को, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ मत कीजिए। आया भूत बने बेड पर अपने छोटे से मुंह को अपने घुटने के बीच में दबाए कह रही थी। वो काफी डरी हुई थी। वही रेयान ने उसके इस एक्सप्रेशन से बिल्कुल हैरान था। वह हल्का सा उसकी तरफ झुका और अपने हाथ को आया के गाल पर रखना ही वाला था कि आया ने उसके हाथ को एकदम से झटक दिया और कहा, अंडरस्को, प्लीज मुझसे दूर रहिए। लेकिन रेयान ने उसके हाथों को पकड़ा और एकदम से उसे बेड पर धक्का दिया जिससे आ रहा बेड पर लीन हो गई। अब रेयान उसके ऊपर झुककर उसके दोनों हाथों के फिंगर को अपने हाथों के फिंगर में इंटरविंट कर उसके चेहरे के पास एकदम उसे चुप कराकर बोला, अंडरस्को, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? इन फ्यूचर जब हम साथ में कुछ करेंगे तब भी तुम ऐसे ही परेशान होगी। नॉट बैड महबूबा, बच्चे कैसे पैदा होंगे तब? उसकी बात पर शरारत साफ झलक रही थी। वही ये सुनते ही आया और ज्यादा परेशान हो गई। अंडरस्को, आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है आपके परिवार ने मुझे गोद लिया है जिस हिसाब से मैं आपकी बहन। इससे आगे आया कुछ कह पाती कि रेयान ने उसके गुलाब से पंखुड़ियां वाले होठों पर अपने हाथ रख दिए और उसकी ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, अंडरस्को, आज कह दिया, आइंदा मत कहना। बहन तो तुम पूरे वर्ल्ड के लिए होगी लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी हो, मेरी महबूबा। तो तुम्हें बहन के अलावा किसी और नजर से नजर उठाकर देखने की औकात किसी की नहीं है, समझी तुम? कहते हुए वह एकदम से हट गया और 2 कदम पीछे जाकर आया के परेशान चेहरे को देखने लगा जिसमें अब परेशानी की जगह कंफ्यूजन झलक रहा था। और एकदम से उठकर बैठी और रेयान की तरफ देखकर बोली, अंडरस्को, आप कहना क्या चाहते हैं? इस पर रेयान स्माइल करने लगा और वही नाइट स्टैंड में रखे एक रिमोट को उठाकर उसका बटन क्लिक किया। अगले ही पल आया के सामने 51 इंचेस के एलईडी टीवी में एक वीडियो प्ले हुआ। आया उस वीडियो को देखकर बिल्कुल हैरान थी। उस वीडियो से जो शब्द कहे जा रहे थे वो उसके कान में पड़ रहे थे। वह बिल्कुल हैरत भरी थी। अंडरस्को, ये कैसे हो सकता है? डैड मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हैं, यह वीडियो फेक है। कहते हुए आया बुरी तरह रेयान को घूर रही थी। लेकिन अगले ही पल रेयान ने एक और वीडियो प्ले कर दी। ये देखकर आया और बुरी तरह पैनिक करने लगी। इस वीडियो में अरविंद और आरती बात कर रहे थे जिसमें अरविंद साफ साफ बता रहा था कि उसने आया को झूठ कहा है कि मधु का कातिल राकेश रंधावा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आया के बदले रंधावा फैमिली से 50 लाख रुपए लिए हैं। और दूसरे वीडियो में साफ साफ दिखाई जा रहा था कि अरविंद राकेश से एक बार 20 लाख और एक बार 30 लाख का चेक ले रहा था। ये देखते ही आयरा के बड़े बड़े आंखों से मोटे मोटे आंसू झलक पड़े थे। उसके दिल में अजीब सा दर्द उमड़ रहा था। उस चीज को रेयान भी देख पा रहा था। रेयान ने वीडियो प्ले ऑफ कर दिया। रेयान को जब सुबह सारी बातें पता चली थी तब रंधावा पैलेस के सीसीटीवी फुटेज को निकलवाया जिसमें अरविंद को राकेश जी 20 और 30 लाख का 2 बार चेक दे रहे थे। उसे रेयान ने एडिट करवा कर निकलवा लिया था। और फिर रेयान ने हाशिम से कहकर जोशी विला के सीसीटीवी फुटेज को निकलवाया। जोशी विला भी कोई छोटा विला नहीं था, बल्कि जोशी इंडस्ट्रीज का नाम भी बड़ा था। और हाशिम ने रेयान को ये फुटेज निकलवा कर दी जहां अरविंद और आरती यह टॉपिक पर बात कर रहे थे। और इसी फुटेज को तैयार कर रेयान ने सारी की सारी आया को दिखा दी उसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। आया रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू भर आया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बाप ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था, वह भी सिर्फ पैसों के लिए। उसे इतना समझ आ चुका था कि एक तरह से उसके बाप ने रंधावा परिवार के पास उसे सिर्फ और सिर्फ बेचा था। वही रेयान खड़ा बस आया को रोता हुआ देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ा और अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके गोरे गोरे गालों पर लुढ़क रहे आंसुओं को साफ करके धीरे से बोला, अंडरस्को, ये धोखे की दुनिया है, इस धोखे में मत रहना वरना यही धोखा किसी दिन जान पर बनाता है। कहते हुए उसने अपनी नजर आया के चेहरे पर टिकाई जो अब उसके चेहरे को देख रही थी।
फिर रेयान उसके गालों पर अपने हाथ को रखकर बोला, अंडरस्को, और तुम अपने उस बाप पर इतनी जल्दी यकीन कैसे कर सकती हो जिसने 4 साल की उम्र से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दर्द दिया है। आयर अब टुकुर टुकुर बस रेयान के चेहरे को देख रही थी। अगले ही पल वो रेयान के सीने से लग गई और उसके हार्ड मस्क्यूलर बॉडी में अपने छोटे से सिर को छुपा दी। वही रेयान अब मुस्कुराते हुए उसके पीठ को रब कर रहा था, उसके चेहरे पर सुकून के भाव देखे जा सकते थे। वही आया भी अपनी आंखें बंद कर थी, उसकी आंखों से कतरा कतरा आंसू बह रहा था। 10 मिनट तक बिल्कुल ऐसी ही खामोशी छाई रही होगी। 10 मिनट के बाद रेयान के कानों में आया की आवाज पड़ी, अंडरस्को, लेकिन रंधावा फैमिली ने भी तो मुझे खरीदा है, उन्होंने मेरे बदले सौदा किया है, मेरे बाप को 50 लाख रुपए दिए हैं। उसके आवाज में बेहद दर्द था। इस पर रेयान ने आया को खुद से दूर किया और फिर बगल में नाइट स्टैंड में रखे पानी के जग को उठाकर गिलास में पानी को डालते हुए बोला, अंडरस्को, मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया है। तुम्हारे बाप से डैड ने बात की थी, मॉम ने भी बात की थी, लेकिन तुम्हारे बाप ने सीधा सीधा कहा कि उसकी शर्त है जब तक मेरे डैड और मॉम उसे 50 लाख रुपए नहीं देंगे तब तक वह तुम्हें रंधावा पैलेस नहीं आने देंगे। और हाँ, मॉम ने, तुम्हारी मॉम मतलब आंटी से यह प्रॉमिस लिया था कि वह तुम्हें संभालेगी और तुम्हारी हालत को देखकर मॉम ने ये शर्त मंजूर की, इसमें मॉम की गलती नहीं है। रेयान की आवाज में काफी सीरियसनेस में थी, जिसे आया भी बहुत अच्छी तरह से पहचान पा रही थी। वह भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई थी, आखिर रेयान सही ही तो कह रहे, इसमें रंधावा फैमिली का सच में कोई कसूर नहीं था, क्योंकि अगर अरविंद ने 50 लाख रुपए नहीं मांगता तो सानिया जी ऐसा कभी नहीं करती। आया अब जान चुकी थी कि रंधावा फैमिली ने सिर्फ उसकी भलाई के लिए जो भी किया है। उसके दिल में इस वक्त अरविंद आरती के लिए इतनी ज्यादा नफरत थी, उसका कोई जवाब नहीं। वही रेयान आया के पास पानी का गिलास लेकर आया और सीधा आया के लबों से लगाकर बोला, अंडरस्को, पानी पी लो महबूबा, रिलीफ मिलेगा। आया ने भी बिना कुछ कहे एक सांस में रेयान के हाथ से ही पानी पी लिया। अगले ही पल वह शांत हो चुकी थी। वही रेयान ने ग्लास को रखा और फिर आया के कमर को पकड़कर एक अपने करीब खींच लिया, जिससे वो सीधा उसके सीने से टकरा गई। दोनों की नजर आपस में मिली हुई थी। वही रेयान बेहद सरगोशी भरी आवाज में बोला, अंडरस्को, कल का पनिशमेंट याद है ना तुम्हें, कहा था पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। ये सुनते ही आया की आंखें बड़ी हो गई, वो एकदम से बोली, अंडरस्को, कैसी पनिशमेंट, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, आप ही नहीं आए थे वहां पर। वॉट एवर महबूबा, लेकिन कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी, और मैंने कहा था छोटी पनिशमेंट नहीं दूंगा, सो लेट्स स्टार्ट योर पनिशमेंट।